मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हैं मुझे ही। हरियाणा में जेबीटी पीआरटी की वैकेंसीज मेवात केडर की आ चुकी हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसमें हम ए टू जेड एलिजिबिलिटी, सीटेड वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते, आउटसाइड ऑफ हरियाणा वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते, इन सब चीज के बारे में। ये तो बहुत छोटी चीज है। जो मेन पॉइंट्स हैं, खासकर सिलेबस, वो पर्टिकुलर सिलेबस कवर कहाँ से करें, लेवल क्या आएगा, दूसरी चीज उस पर्टिकुलर सिलेबस के प्रिसाइज मॉक टेस्ट कहां से दिए जाएं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपने वो रिक्रूटमेंट की जो डिटेल्स आई है उसमें ना पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी हो तो एक बार मैं बता दूंगा, या फिर अभी तक आपको पता ही नहीं होगी वो चीज, और बहुत जरूरी है। अगर वो चीज रह गई तो फिर मतलब आपको पता ही नहीं है वो चीज, तो फिर सिलेक्शन फिर आप भूल ही जाना कि होगा अभी कि नहीं होगा। ठीक है, जब दिखाऊंगा ना वो, तब आप समझ जाओगे हाँ भाई तो बहुत जरूरी पॉइंट था जो हमने सीख लिया, फिर जान लिया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन तैयार है। अब आपको लैपटॉप स्क्रीन में लेके चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चले, तो आप सभी के पास यही एडवर्टीजमेंट का नोटिस या फिर पीडीएफ होगा। इसमें ये स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल साफ है कि जो एप्लीकेशन की डेट है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगी और एंड होगी 21 अगस्त को, है ना। और जो फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। ये आप सभी को पता है। हेलो, तो ये देख लो भाई, वैकेंसीज ऐसे कुछ जो वैकेंसीज हैं वो ऐसे कुछ डिवाइडेड हैं। जर्नल की 607 है, एससी की 300 है, बीसी ए की 242 है, बीसी बी की, ये क्या है, हरियाणा में बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी अलग चीज कैटेगरी बना रखी है, तो उनकी 170 है। ईडब्ल्यूएस की 71 है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जर्नल की 50 है, एक्स सर्विसमैन एससी की 6, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 5 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 5। तो कुल मिला के 1456 पोस्ट हैं, और कुछ सीट्स पीडब्ल्यूडी की हैं। टोटल सीट्स 58 हैं, ओएच की 15, वीएच की 15, एचएच की 15 और बीडी की 14। ये अलग से इनसे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा, या तो आपके पास 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए विद अकॉर्डेंस टू एनसीटी की, जो आप जहां से भी आपने डाइट करी है, डीएलएड करी है, कुछ भी करी है, वो एनसीटी से वेरीफाइड या फिर उनके अकॉर्डिंग, उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए। वो आपका एक एनसीटी का सर्टिफिकेट बनता है, वो आप सारे बनवा के रख लो। या आपके 12th में 50% मार्क्स, बीएलएड होनी चाहिए, 4 साल की बीएलएड भी एक ग्रेजुएशन टाइप होती है, जिसमें आप एलिमेंट्री एजुकेशन ही सीखते हो, जिसमें आप प्राइमरी के टीचर ही बनवाते हो, ये बीएड नहीं है। और या आपके पास 12th में 50% मार्क्स हो और आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो, या आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। उसके बाद आपके पास सेकेंड एलिजिबिलिटीज, आपके पास एचटेट होना बहुत जरूरी है, सी टेट से काम नहीं चलेगा, एचटेट होना बहुत जरूरी है। थर्ड इज, आपके पास 10th में, आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th बीए एमबीए में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है कि जो आपका डीएलएड या फिर डाइट जहां से भी आपने करी है वो एनसीटीई से वेरीफाइड या फिर आपके पास उसका एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपने अगर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा करी है, बीएड करी है स्पेशल एजुकेशन में, तो आपके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ एज रिलैक्सेशन वाली चीज है। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 42 का है। इसके बाद भी रिलैक्सेशंस हैं, जैसे कि 5 साल की एससी को है, 5 साल की बैकवर्ड क्लास को है, फिर डिसेबल पर्सन की अलग है, विडो की अलग है। तो एक बार आप देख लेना, जो आप पे अप्लाई होता है तो उस हिसाब से हो जाएंगी आपकी। फी की डिटेल है, जो जर्नल की मेल फीमेल है उसकी 150 रुपीज़ लगेगी, जो फीमेल है हरियाणा से उनकी 75 रुपीज़ लगेगी। उसके बाद एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस की मेल की 35 रुपीज़ और फीमेल की 18 रुपीज़, और पीडब्ल्यूडी के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अब अगर आप आउट ऑफ हरियाणा हो तो आप बिल्कुल भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब तक आपके पास एच टेट का सर्टिफिकेट है। अगर एच टेट का नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता हुआ तो फिर
वही बात है, भूल जाना, पेपर में होगा भी नहीं वो सिलेक्शन आपका। ये तो आप सभी को पता है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन होगा, 95 मार्क्स का हो, 95 मार्क्स का। अब यहां पे सुनना, शायद आप लोगों ने ये चीज मिस कर दी हो, शायद आप लोगों ने ये चीज मिस कर दी हो। इसमें देखो, पेपर होगा ऑफलाइन, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने पेपर आएगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, ये सभी को पता है। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 0.95 की होगी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती है तो हम कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, कि हमें आते ही नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो छोड़ो और या कर दो, एक ही बात सी पढ़नी है। तो काफी सारे आप में से बच्चे कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आए, मतलब कि आपने उसका कोई आंसर नहीं लगाया, तो आपके 0.95 मार्क्स कटेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आ गए, या फिर मैंने मान लिया आपका पेपर ही छूट गया, आखिरी के 5 सवाल छूट गए, तो 5 इंटू 0.95 आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक भी सवाल छोड़ने पर आपके 0.95 मार्क्स कट हो जाएंगे। लिखा हुआ है अ कैंडिडेट, आपके पास यहां पे 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन, 4 तो जो उसके उत्तर होंगे, और 5वां ये होगा कि भाई मुझे नहीं आता, उस पर भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में जनरली क्या होता है, जब बहुत धंधाली चल रही थी पिछले टाइम पे, तो बच्चे क्या करते थे, पेपर खाली छोड़ के आते थे, और बाद में उनके क्वेश्चंस को और कोई लाइक आगे जब लेवल पे आते थे, उस वहां पे ठीक हो जाते थे, ठीक है, मतलब वहां पे उनकी मार्किंग कर देते थे। पर अब इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि भाई आपके सामने 5 ऑप्शंस होंगे, 4 तो उस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस, और 5वां कि भाई मुझे नहीं आता। समझ गए? ध्यान से देखना, अ कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन गिवन। भाई आपको एक ऑप्शन को तो कंपलसरी मार्क करना ही करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप उस क्वेश्चन को। पॉइंट इज क्लियर? अगर आप छोड़ोगे, इन अ केस अ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस फॉर अ 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन, 0.95 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। और आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट और दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन। तो मतलब आपके 100 मिनट तो नहीं, प्लस 5 मिनट और है, कुल मिला के आपके पास 105 मिनट है। समझ गए? 5वां ऑप्शन जब भी आपको मार्क करना है, इफ कैंडिडेट डज नॉट नो दी आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता तभी आपको मार्क करना है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपकी स्पीड कम है, स्पीड को बढ़ाओ, क्वेश्चन छूट गया तब भी आपकी गलती, और आपने छोड़ दिया तब भी आपकी गलती। समझ गए? मार्क्स कटने कटने, एप्लीकेशन का कोई बड़ा झंझट है नहीं, आप सभी कर लोगे, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं। सिलेबस देखो अब, पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम प्राइमरी टीचर एडवर्टीजमेंट 5/2024। 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें से ये आप सभी को क्लियर है, पेडागोजी के 20 हैं, हिंदी के 10 हैं, इंग्लिश के 10 हैं, हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 20 हैं, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग के 10 नंबर हैं, मैथ के 20 नंबर हैं, और ईवीएस के 10 नंबर हैं। अब ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ, सीडीपी का ये सिलेबस है, कुछ आप सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में, चिंता मत करो। हिंदी का ये कुछ है, इंग्लिश का ये कुछ है, हरियाणा जी का ये कुछ है, रीजनिंग का ये है, मैथ का ये, और ईवीएस का ये पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू, ये पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू एस्टेट के सिलेबस से मैच खाता है। बिल्कुल 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 सेम सिलेबस है, एक पॉइंट इधर नहीं एक पॉइंट उधर नहीं। समझ गए? एक पॉइंट इधर नहीं एक पॉइंट उधर नहीं। वहां पे बस ये बात है कि जो आपका पेपर होता था वहां 150 नंबर का है, यहाँ पे 100 नंबर का है। ठीक है, सिलेबस आपको दिखा दूं एक बार, ये है एस्टेट का सिलेबस, एस्टेट लेवल 1 का सिलेबस है, बिल्कुल सेम ये चीज दी हुई है, मैंने चेक कर लिया लाइन टू लाइन, बिल्कुल सेम चीज सीडीपी वाली दी हुई है, बिल्कुल सेम, मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी किया हुआ है। ये चीज सीडीपी की है, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की, और जीके का सेम पार्ट दिया हुआ है, रीजनिंग का सेम पार्ट दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके उसमें नहीं आएगी, क्वांट आपके उसमें नहीं आएगी, तो ये सिलेबस उसमें नहीं दिया हुआ।
आपके बारे में मैथ आएगी, बिल्कुल सेम सिलेबस दिया हुआ है, और ईवीएस का भी बिल्कुल सेम सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीचे लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी लेवल है वो स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल मतलब 10th क्लास तक रहेगा। आपके बिल्कुल इस पेपर में भी आखिरी में सेम चीज लिखी हुई है कि जो आपका सिलेबस है वो जो डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 10th क्लास तक रहेगा, बिल्कुल सेम है। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि जब आप तैयारी कर रहे होगे पीआरटी हरियाणा एग्जाम की, तो आपको एचटेट के पेपर्स को बेस मान के चलना है, उसमें आपको हाई टू हाई स्कोर करने का ट्राई करना है। ठीक है, अब चलते हैं बस स्टार्टिंग से। देखो ये जितना भी सिलेबस है अगर किसी ने कवर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आपको एनआईएस के 3 ब्लॉक, एनआईएस के सिर्फ तीन ब्लॉक 502, 506 और 507 वो करने हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसमें लागे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज ही मिल जाएगी आपको, समझ गए। ये पूरा सिलेबस उन 3 किताब में 100% से भी ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो उन 3 किताब में नहीं मिले, इन 3 से तो बहुत ऊपर का कंटेंट मिल जाएगा। तो उसमें से सिलेक्ट करके ही पढ़ोगे ना, तब भी आप आराम से ये सिलेबस कवर कर लोगे। पॉइंट इज क्लियर? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। या फिर आपने पहले कभी कहीं से कोचिंग ली है, उसके नोट्स एक बार मैच कर लेना कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं है, तो वहां से भी हो जाएगी। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बेसिक सिलेबस है। अच्छा हिंदी का, अब हिंदी में देखो इन्होंने क्या मतलब, जरा थोड़ा दिमाग तो लगा लेते। 10 एमसीक्यू है। अब देखो झोल क्या किया हुआ है, इधर 10 एमसीक्यू लिखे हुए हैं, है ना, और सिलेबस बिल्कुल टेपा हुआ है वहां का एचटेट का। तो वहां पे तो 15 एमसीक्यू हिंदी के आते हैं और 15 आते हैं इंग्लिश के, मतलब कुल मिला के 30 का आता है, समझ गए। तो उसी हिसाब से इन्होंने इसमें दे रखा है, कहाँ गया, उसी हिसाब से इन्होंने इसमें दे रखा है, कहाँ गया, हाँ उसी हिसाब से इन्होंने इसमें दे रखा है टू पैसेज जो अपठित गद्यांश होता है, पद्यांश होता है वो, या फिर एक पोयम जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2, क्योंकि इधर जो सिलेबस है वो 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो दो पूछते थे और 5 नंबर में ये पूछ लेते थे बाकी सवाल, है ना। पर यहाँ पे है ही 10 नंबर का, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा टेप रखा है 2 पैसेज 1 प्रोज 1 ड्रामा। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10 नंबर का यही होगा तो फिर बाकी इनका क्या पूछेंगे, समझ गए। बाकी ये नहीं है कि पूछेंगे ही नहीं। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन देखो, अगर आपको हिंदी ढंग से पढ़नी आती है, समझ आती है, तो बहुत इजीली कर दोगे। इसमें ध्यान रखना, इसमें ग्रामर भी पूछी जाएगी और वर्बल एबिलिटी भी आपसे पूछी जाएगी। वर्बल एबिलिटी इज लाइक वोकैबुलरी, पर्यायवाची होगी, ये जो भी चीजें हैं ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो सब चीजें। बाकी सिलेबस पूरा सेम है, ठीक है। इसमें तो देखो 1% की कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स भी क्या है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इसमें से बस आप ये देख लो कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं, खासकर जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, जो आपको नहीं आते। लाइक अगर आपको रेमेडियल टीचिंग नहीं पता तो एक बार देख लो क्या है, क्योंकि जो सवाल आएगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और नहीं भी पता लगे ना कैसे किस लेवल के सवाल आएंगे, सिंपल बात है भाई, एस्टेट का पेपर उठा के देख लेना, समझ गए। अच्छा जो ये वाली चीज है, हिंदी मैक्सिमम बच्चों की ऑलरेडी कंप्लीट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भाई यूट्यूब पे ना आप सर्च करोगे प्लस माइनस हिंदी कंप्लीट, प्लस माइनस हिंदी कंप्लीट, तो एक प्लस माइनस यूट्यूब चैनल है जिसपे ना हिंदी कंप्लीट करा रखी है एक मैम ने, तो उसकी आपके पास वो प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने देख लिया, बिल्कुल सेम चीज है, वहां से करोगे एक ही बात पड़ेगी। या फिर बुक से करनी है तो आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ हिंदी बुक आएगी, वहां से कर सकते हो, काफियों के पास होगी भी। इंग्लिश में भी सेम कर रखा है, यहाँ पे तो भाई 15 नंबर की है एचटेट में, तो यहाँ पे भी 2 अनसीन पैसेज और प्रोज दे रखी है। उसके बाद ग्रामर आपको पता ही है, और वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, है ना। तो यहाँ पे तो 15 नंबर के हिसाब से, पर यहाँ पे 10 नंबर की आएगी, तो यहाँ पे भी 2 मेरे ख्याल से मुश्किल से आएंगे, एक ही आएगा, और 5 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस और ये सिलेबस ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, जो हिंदी और इंग्लिश का जो ये पेडागोजी और नीचे वाला सिलेबस है बिल्कुल सेम है। और देखो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल बनाएंगे ये, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस पार्ट में, ठीक है। और अगर करनी ही है तो भाई 503 जाके पढ़ लेना,
NIOS की 503 की किताब जाके पढ़ लेना। ये क्या, इससे कई लेवल ऊपर का मटेरियल तैयार हो जाएगा। बात आई हरियाणा जीके और अवेयरनेस की। हरियाणा में जो हरियाणा जीके मास्टर पढ़ा रहे हैं खूब है। एक प्रदीप सर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप सर्च करोगे प्रदीप सर जीके, अपने आप आ जाएंगे सामने। एक तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, एक तो आपको अगर आपके पास टाइम है तो मैराथन क्लास यूट्यूब पे जो भी होगी एक बार वो देख लो, प्लस ज्यादा टाइम इस सिलेबस को कवर करने में वेस्ट ना करते हुए आप सीधा जंप करना क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अपनी नजर के सामने से निकालोगे ना, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रेशर बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो ये सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत भारी काम हो जाएगा आपके लिए, समझ गए? क्योंकि थोड़ी सी डीप है और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मुश्किल आ सकती है, समझ गए? तो कुछ नहीं करना आपको, एक या दो मैराथन पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके की वो देख लो। उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दीपक सर हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो बहुत सारे लाइक 2000 3000 हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, समझ गए? करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया प्रदीप सर ही करवा रहे हैं, वहां से करना आप कवर। हरियाणा की करंट अफेयर्स प्रदीप सर ही करवा रहे हैं, वहां से कवर करना। और ये बाकी क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे ना पता है आपके थ्रू पी, जो मैं कह रहा हूँ ना थ्रू प्रैक्टिस, जो दीपक सर करवा रहे हैं यूट्यूब पे 2000 3000 क्वेश्चन की करवा रहे हैं लगातार, तो उसमें से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, समझ गए? ये सिलेबस बिल्कुल सेम है अगर आप DSSC की तैयारी कर रहे हो। बस एक अलग चीज जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। ये कुछ नहीं है, अजर्शन और रीजन वाले जो सवाल होते हैं ना, अजर्शन रीजन वाले, वो इन्हीं में आते हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले। सिलोगिज्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये अलग चीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, बस ये कर लेना अलग से। बाकी अगर आप DSSC की तैयारी कर रहे हो तो इस ऊपर वाले सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं, इसको तो बिल्कुल आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। मैथ्स की, अच्छा बोलोगे गुरुजी मैथ कहां से कवर करो, इसका लेवल कैसे पता लग गया? सिंपल सी बात है भाई, जाके एचटेट का पेपर देख लो, इसका लेवल क्लियर हो जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपका एक टाइमिंग भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रुको एक बार, यहाँ पे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन और यहाँ पे कितने हैं, 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो जिस रेशियो में यहाँ पे क्वेश्चंस टू पेडागोजी क्वेश्चंस का रेशियो होगा, उसी रेशियो में यहाँ कर लेना कि भाई अगर यहाँ पे 30 सवाल हैं, अगर 15 मैथ के आए हैं और 15 उसकी पेडागोजी के आए हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 10 हो जाएंगे, 10 मैथ के सवाल आ जाएंगे, 10 पेडागोजी के आ जाएंगे, समझ गए? तो ये चीज सिलेबस में इसमें कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। NCERT उठाना चाहो वो उठा लो, पर मैं रेकमेंड करूंगा जिस भी टीचर साहब को पढ़ना अच्छा लगता है ना, उसके बेसिक बेसिक कंसेप्ट उनसे क्लियर कर लो, समझ रहे हो? और इतनी भाई मैथ सब नहीं पढ़ रखी होगी, एक बार किसी ना किसी एजुकेटर से पढ़ी रखी होगी, अगर बहुत पहले पढ़ी तो रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसकी फिर से क्लास लेना स्टार्ट कर दो उन टीचर की। और जो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई ये बहुत बेसिक सिलेबस है, एक बार आप PYQs देखोगे और जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनका कोर्स ले लो या फिर उनकी क्लासेस एक बार देख लो, और उसमें से आपको पता लग जाएगा अच्छा भाई इस सवाल, इस लेवल का सवाल नहीं आ रहा पेपर में, तो मुझे ये नहीं करना, ये करना है, समझ गए? तो ये चीज हो जाएगी। अगर आपको इसकी पेडागोजी कवर करनी है, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं पेडागोजी कवर करने में, बट अगर करनी है तब भी आप 504 किताब NIS की से कवर कर सकते हो, मोर देन इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ, मतलब हद से ज्यादा हो जाएगा उसमें भी, ठीक है? उसके बाद है भाई इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, ये वाला ही, इसमें भी 30 सवाल आते हैं पर इसमें है 20 सवाल, है ना? ये देखो ये रहा, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो इसका भी आपको लेवल एस्टेट के PYQ से पता लग जाएगा, इसमें भी आपको कोई भी 1% की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये पेडागोजिकल इश्यूज, ये वाली चीजें कंप्लीट करनी है तो 505 किताब है, कौन सी किताब है, 505 किताब है, वहां से आप कवर कर लेना। और इन क्वेश्चंस के लेवल का अंदाजा आपको कहां से लग जाएगा, जब आप एस्टेट के PYQs को देखोगे, समझ गए? चलो अब मैं बताता हूं आपको एस्टेट के PYQ मिलेंगे कहां पे। देखो भाई आपको ना टेक्स्ट बुक पे आना, टेक्स्ट बुक पे
टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे एचटेट पीआरटी लेवल 1 मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें ना 9 पीवाईक्यू हैं, लाइक जो 9 एचटेट के पेपर हो चुके हैं वो डले हुए हैं अभी तक। देख लो आप, एचटेट पीआरटी 2021 का है, 20 का, 19, 18, 17, 14, ये सारे उन 9 के 9 डले हुए हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी इसमें दिए हुए हैं 10, तो शायद 5 मॉक टेस्ट हैं जिन्होंने अभी जस्ट क्रिएट किए हैं। चैप्टर टेस्ट भी हैं, सेक्शनल भी हैं और फुल टेस्ट भी हैं। समझ गए, ये पुराने फुल टेस्ट है और ये वाले न्यू फुल टेस्ट है। पर आपको ज़्यादा फुल टेस्ट पे रिलाई ना करते हुए आपको जो ये जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं उन पे रिलाई करना है, उन्हीं के लेवल को मैच करते हुए अपने पढ़ाई करनी है। समझ गए, पॉइंट इज क्लियर। आपके टेक अवे पॉइंट्स है, पहला, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो 0.95 मार्क्स कटेंगे। अटेम्प्ट करने में कुछ नहीं कटेगा, 100% है। अटेम्प्ट करने पे अगर आपने गलत भी कर दिया ना तो कुछ कटेगा नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं तो कुछ कटेगा भी नहीं, पर अटेम्प्ट नहीं किया तो कटेगा ही कटेगा। समझ गए, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा, सिलेबस में जहां पे भी जिस भी पॉइंट में दिक्कत है भाई, इसका लेवल क्या है, आपको सीधा एस्टेट के पेपर से मैच करना है। मैच करती आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेवल का आइडिया लग जाएगा, भाई इस लेवल के सवाल आने वाले मुझे यहां से कवर करने हैं, वो वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है बात, तो ये चीज क्लियर है। जो बच्चे ऑलरेडी DCCC पेडागोजी स्पेशल के कोर्स में है उनको सिर्फ 502, 506, 507 कवर करनी है, और उसके बाद 503 कवर करनी है, और 504 और 505, ठीक है। वो क्लासेस रिवाइज कर लेना, रिवाइजेशन बहुत आसान है। फैक्चुअल पॉइंट को छोड़ सकते हो जो हमने कर लिए हैं, लाइक जो सिर्फ DCCC के फोकस से पॉइंट से किए हैं वो आप छोड़ देना, जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और जो थ्योरीज हैं बस उनको याद रखना। होप सो एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इसके रिगार्डिंग में, खासकर पीआरटी के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप सीधा कमेंट सेक्शन में करके बताना। आप सीधा कमेंट करके बताना, मैं आप सभी को वहां पे जवाब दे दूंगा। तब भी वहां नहीं बता पाया तो आप सभी मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आप सभी को जवाब मिल जाएगा। तो भाई अब लग जाओ, कुछ ही दिन है तैयारी में। एग्जाम डेट की बात करूं तो बताया जा रहा है भाई अगले महीने ही हो जाएगा, अगले महीने ही हो जाएगा। तो कुल मिला के मुश्किल से 1 महीने का समय, मुश्किल से 1 महीने का समय जिस हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी भाई इनकी मन मर्जी की बात है, कभी लें कभी नहीं लें। हरियाणा का सौदा आपको पता ही है, डिलम डाल चलता है, पर जब स्पीड पकड़ता है स्पीड पकड़ लेता है ना। तो 1 महीने के अंदर अंदर बता रहे हैं, अगले महीने की 15-16 तारीख तक पेपर ले भी लेंगे ये, समझ रहे हो। तो भाई तैयारी उसी हिसाब से स्टार्ट कर दो, और जिसकी ऑलरेडी DCCC PRT की तैयारी है उसको तो 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 1% की प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं आएगी, सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड है, EVS बस कवर करनी है, वो कवर कर लेंगे। फिर दोस्तों आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच।